ताजमहल की समस्त जनताओं ने हमेशा जो है भारतीय जनता पार्टी के विधायक को अधिक समय दिया है सेवा करने के लिए। लेकिन वर्तमान समय में राजमहल क्षेत्र में किसी भी समस्याओं को, सड़क ले लीजिए, बिजली ले लीजिए, पानी ले लीजिए, शिक्षा रखिए, स्वास्थ्य रखिए, अतिक्रमण रखिए, किसी भी क्षेत्र में राजमहल हो, उधवा हो या साहेबगंज हो, कहीं भी यह समस्या खत्म नहीं। काला नागरूपी कानून खास महल समाप्त कर दूंगा, उनके मैनिफेस्टो में था। और ये भी कहे थे कि मैं काला खास महल कानून नहीं समाप्त किया तो वोट मांगने नहीं आऊंगा। अभी की स्थिति देख लीजिए, परिणाम आपके सामने है। साहेबगंज जिला में खास महल काला कानून लागू है और माननीय विधायक वोट मांगे। पलायन, भूखमरी दोनों का बहुत प्रमुख दुख रहा है और माननीय ने ऐसा कुछ कार्य नहीं किया कि रोजगार यहाँ के लोगों को उपलब्ध हो सके। लेकिन मैं क्षेत्र की जनताओं से कहा हूं कि अगर आप लोग मुझे यहाँ से चुन कर लाते हैं तो रोजगार के संसाधन और साधन मैं बाहर से लाऊंगा। उसके लिए मैं प्रयास करूंगा। मुझे बाहर जाना पड़े बाहर जाऊंगा। अनेक अनेक फैक्ट्रियों के संचालन के लिए जो है स्थान उपलब्ध। अब जानलेवा बन चुकी है यह जाम, अब जाम नहीं रही है। और यह जाम जानलेवा बनने का एकमात्र कारण है कि ओवरब्रिज और अतिक्रमण। 10 साल विधायक रहे, माननीय को 2 टर्म दिया गया समय, लेकिन आज तक उन जाम को उन्होंने नहीं देखा। और ओवरब्रिज निर्माण की बात, रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण होगा और मेरे विधायक होने के बाद सबसे पहला काम साहेबगंज जिला, राजमहल जिला से जानलेवा जाम से आम देवतुल्य नागरिकों को मौका, राहत मिलेगी और ओवरब्रिज का निर्माण बहुत जल्द। मैं हूं गोविंद ठाकुर और आप देख रहे हैं GTV भारत न्यूज। झारखंड में चुनावी बिगुल बज चुका है और अगर हम झारखंड के संथाल परगना के 18 सीटों की अगर हम बात करेंगे तो राजमहल विधानसभा क्षेत्र की चुनाव जो है इस बार बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि राजमहल का चुनाव इस बार जो है त्रिकोणीय होते हुए नजर आ रहा है। क्योंकि एक तरफ जो है इंडिया महागठबंधन के प्रत्याशी जो है MT राजा है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के प्रत्याशी अनंत ओझा है। तो वहीं तीसरा समीकरण अगर हम बात करेंगे तो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मुरलीधर तिवारी हैं। मुरलीधर तिवारी के अगर बारे में हम चर्चा करते हैं तो ये जो है एक अच्छा समाज सेवी के तौर पर माने जाते हैं और जनता के बीच में इसका अच्छा पकड़ भी रहा है और जनता के जो जनहित के मुद्दे हैं उनको अक्सर ये जो है सरकार तक पहुंचाने का काम भी किए हैं। वो जो है वो चुनावी मैदान में है। इस बार हम जानने की प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो सर GTV भारत न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप 2024 के चुनावी दंगल में हैं, जनता के बीच आप जा रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं, क्या होगा आपका चुनावी एजेंडा? देखिए, राजमहल विधानसभा क्षेत्र में मैं चुनावी मैदान में उतरा हूं तो राजमहल क्षेत्र की समस्त देवतुल्य जनता के आशीर्वाद और कहने पर ही उतरा हूं। और मैं इसलिए उतरा हूं कि राजमहल की संपूर्ण जनता आम जन समस्याओं से त्रस्त है और मैं आंदोलन का सिपाही हूं। और मैं साहेबगंज जिले में राजमहल में अपने क्षेत्र में हमेशा आंदोलन को प्रश्रय दिया है और मैंने कई मुद्दाओं को, कई मांगों को लेकर आंदोलन किया है। मेरी इस आंदोलन की परिणाम है कि साहेबगंज जिले में मनिहारी गंगा पुल का निर्माण होना। इसके अलावा सर अगर हम बात करेंगे तो स्वास्थ्य को लेकर हो या फिर शिक्षा को लेकर हो या जो लोगों के जो जनहित के मुद्दे हैं, यहाँ अगर हम राजमहल की कभी भी चर्चा करते हैं तो चर्चा होता है बीजेपी का, क्योंकि यहाँ पर जो MLA रहे 10 साल वो अनंत ओझा, वो डबल इंजन के सरकार में भी रहे हैं। बदलाव को लेकर अगर हम बात करें तो आप लोग नौकर जनप्रतिनिधि हैं, कितना राजमहल को बदलते हुए देखें? देखिए, राजमहल की समस्त जनताओं ने हमेशा जो है भारतीय जनता पार्टी के विधायक को अधिक समय दिया है सेवा करने के लिए। लेकिन वर्तमान समय में राजमहल क्षेत्र में किसी भी समस्याओं को, सड़क ले लीजिए, बिजली ले लीजिए, पानी ले लीजिए, शिक्षा रखिए, स्वास्थ्य रखिए, अतिक्रमण रखिए, किसी भी क्षेत्र में राजमहल हो, उधवा हो या साहेबगंज हो, कहीं भी यह समस्या खत्म नहीं हुई है। साहेबगंज जिले में, राजमहल जिले में जानलेवा इससे जाम लगती है कि स्कूली बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, वृद्ध माताएं बहनें, बीमार लोग, अगर एम्बुलेंस कहीं फंस जाता है, इतनी दुखद स्थिति है कि साहेबगंज जिला में, राजमहल में बहुत दुख होता है कि कहीं भी किसी भी क्षेत्र में कोई भी कार्य यहाँ के माननीय विधायक ने इन 10 सालों में नहीं किया है। सर,
जो प्रत्याशी रहे हैं अनंत ओझा, उनका कहना था कि अनंत ओझा ने जो कहा वो किया, जो चुनावी मुद्दे में उसका था, जो एजेंडा में था, वो मतलब जो चुनावी मुद्दा था वो जो कहा था वो किया है। उनका दावा है कि राजमहल का बदलाव हुआ है। विपक्ष लगातार अनंत ओझा के ऊपर हमलावर है कि कुछ बदलाव नहीं हुआ है। देखिए, उनका कहना तो सबसे पहला चीज कि साहेबगंज जिला से काला नाग रूपी कानून खास महल समाप्त कर दूंगा, उनके मैनिफेस्टो में था। और ये भी कहे थे कि मैं काला खास महल कानून नहीं समाप्त किया तो वोट मांगने नहीं आऊंगा। अभी की स्थिति देख लीजिए, परिणाम आपके सामने है। साहेबगंज जिला में खास महल काला कानून लागू है और माननीय विधायक वोट मांग ही रहे हैं। तो उनके कथनी करनी में तो अंतर है, उन्हें तो स्वतः वोट मांगने नहीं चाहिए। अगर सर हम शिक्षा को लेकर बात करें तो क्या स्टैंड रहा है राजमहल? क्योंकि राजमहल को अगर हम आकलन करते हैं तो कहीं ना कहीं शिक्षा के मामले में आज भी पिछड़ा हुआ है राजमहल। देखिए, साहेबगंज जिला के राजमहल में मॉडल कॉलेज सबसे पहले, और जो कॉलेज है, ऐसा कॉलेज होना चाहिए कि हमारे क्षेत्र के जो भी विद्यार्थी हैं उन्हें पढ़ने के लिए दूसरे क्षेत्र में नहीं जाना पड़े। वह हमारे कॉलेज में अच्छे अच्छे टीचर रहते, लाइब्रेरी अच्छी होती, पढ़ाई अच्छी होती, तो हमारे बच्चे दूसरे राज्य दूसरे जिले क्यों जाते। हम अपने जिले में ही साहेबगंज है, राजमहल है, हम लोग ऐसा कॉलेज का निर्माण करेंगे कि हमारे बच्चों को कहीं दूर शिक्षा के लिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए नहीं जाना पड़ेगा। रोजगार को लेकर सर आपका क्या स्टैंड होगा? क्योंकि राजमहल की अगर हम चर्चा करते हैं तो बेरोजगारी का मुद्दा यहाँ चरण पर है। देखिए, यहाँ बेरोजगारी, पलायन, भूखमरी दोनों का बहुत प्रमुख दुख रहा है। और माननीय ने ऐसा कुछ कार्य नहीं किया कि रोजगार यहाँ के लोगों को उपलब्ध हो सके। लेकिन मैं क्षेत्र की जनताओं से कहा हूँ कि अगर आप लोग मुझे यहाँ से चुन कर लाते हैं तो रोजगार के संसाधन और साधन मैं बाहर से लाऊंगा। उसके लिए मैं प्रयास करूंगा, मुझे बाहर जाना पड़े बाहर जाऊंगा। अनेक अनेक फैक्ट्रियों के संचालन के लिए जो है स्थान उपलब्ध कराऊंगा। छोटे छोटे उद्योग को प्राथमिकता में रखूंगा। छोटे छोटे घरों में सिलाई उद्योग, पापड़ उद्योग, दिया सलाई, अगरबत्ती, बहुत सारे ऐसे बीड़ी उद्योग, ये सभी चीजों को प्रश्रय देने पर हमारे क्षेत्र के जो बेरोजगार युवक हैं, जो पलायन कर रहे हैं, उनको बहुत हद तक रोजगार मिलेगा। और मैं क्षेत्र की जनताओं से वादा करता हूं कि मैं क्षेत्र में चुन कर आता हूं तो उन्हें रोजगार के लिए दूसरे राज्य दूसरे देश को पलायन नहीं करना पड़ेगा। सर अनंत ओझा ने जिन मुद्दों को लेकर वो चुनावी मैदान में आए थे और यहाँ के जनताओं ने उसको मौका भी दिया था और वो डबल इंजन के सरकार में भी रहे हैं, लेकिन वो ना ही जिस प्रकार आप बता रहे हैं कि ना ही स्वास्थ्य व्यवस्था में बदलाव आया, ना शिक्षा जो है व्यवस्था में बदलाव आया, ना ही जो अन्य जनहित के जो मुद्दे हैं, चाहे वो सड़क हो या अन्य मुद्दे हो, कुछ बदलाव नहीं आया। तो आपको क्या लगता है, आप तो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर हैं, यदि आपको जनता मौका देती है तो क्या आपको लगता है कि बदल पाएंगे राजमहल को आप? अगर जनता विश्वास करेगी तो कैसे करेगी आप पर? देखिए, मैंने शुरू में कहा कि मैं आंदोलन का उपज हूँ। आंदोलन करना मेरा सामाजिक कार्य में जो करना मेरा ये प्रथम कर्तव्य रहा है। और मैं अभी आपके चैनल, आप लोगों के चैनल के द्वारा आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ दिन पहले स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर मैं आंदोलन भी किया था। अब राजमहल कोई भी अस्पताल ले लीजिए ना, स्वास्थ्य में साहेबगंज जिला में 200 बेड का सदर अस्पताल है, लेकिन व्यवस्थाओं को अच्छी तरह से नहीं चला पाने के कारण यहाँ के लोग दर दर भटकते हैं। मामूली सा तबीयत खराब होने पर लोगों को बाहर का रास्ता, बाहर जाकर इलाज कराना पड़ता है, जो कि बहुत दुखद है। मैं क्षेत्र की जनताओं से वादा किया हूँ, मैं उनसे कहा है कि मैं विधायक बनता हूँ तो मेरे विधायक रहने के कार्यकाल के दौरान एक भी मरीज राजमहल विधानसभा से, कोई भी मरीज साहेबगंज या राजमहल से वह बाहर किसी भी बीमारी के लिए उसे बाहर नहीं जाना पड़ेगा। उसका इलाज हमारे क्षेत्र में होगा। वह कैसे होगा, वह मुरलीधर तिवारी करके दिखाएगा। सर आप लगातार बीजेपी पर ठिकरा फोड़ रहे हैं राजमहल के विकास को लेकर। राजमहल के अगर हम समीकरण के आकलन करते हैं तो यहाँ पर विधायक बीजेपी का रहा है, लेकिन सांसद जेएमएम का रहा है, इंडिया महागठबंधन का। तो बदलाव तो, क्योंकि झारखंड में उनकी सरकार रही है, तो बदलाव तो होना चाहिए उनकी तरफ से। देखिए, आप जब इस पृष्ठभूमि पर बात करते हैं तो 10 साल से भारतीय जनता क्षेत्र की जनताओं ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को विधायक के रूप में रखा है। और इसी क्षेत्र के लोग राजमहल से, लोकसभा से
संसदीय सीट से माननीय विजय हांसदा जी को सांसद के रूप में रखा है। आज जो भी हल्का-फुल्का आप विकास देख रहे हैं, वह सांसद जी का देन है कि कहीं-कहीं सड़कों का निर्माण होना। उनकी केंद्र में सरकार नहीं है, लेकिन वह जो प्रयास करते हैं, उनके प्रयास के फलाभूत है कि कुछ योजनाएँ जो हैं, कुछ सड़कें दिखाई देने को मिल रही है। लेकिन मेरा है कि 10 साल जब आपको विधायक यहाँ के लोगों ने रखा और आप कहते हैं कि राज्य में आपकी सरकार नहीं रही है। डबल इंजन की सरकार में माननीय मुख्यमंत्री रघुवर दास जी थे, आप उस समय भी विधायक थे, केंद्र में आपकी सरकार थी, आप बहुत कुछ हमारे क्षेत्र के लिए कर सकते थे, आपने सिर्फ फोटो छपास और उद्घाटन का ही कार्य किया है आज, और जुमलाबाजी के सिवा क्षेत्र में कहीं कुछ नहीं है। सर, अगर हम बात करें अनंत ओझा की, तो अनंत ओझा जो है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनावी मैदान में है। अगर हम जो है इंडिया महागठबंधन के प्रत्याशी एमटी राजा की बात करें, तो वो हेमंत सोरेन या राहुल गांधी के चेहरे पर चुनावी मैदान में है। मुरलीधर तिवारी का चेहरा क्या होगा? मुरलीधर तिवारी का चेहरा राजमहल विधानसभा की समस्त देवतुल्य नागरिक, माताएं, बहनें, भाई, किसान, मजदूर और छोटे-छोटे बच्चे हैं। मैं उनके चेहरे पर, मेरा स्टार प्रचारक वही लोग हैं और मैं उन्हीं के चेहरे को और उन्हीं के पैर को रोज छूकर चुनावी मैदान में उतरता हूं। और मैं अकेला निर्दलीय प्रत्याशी ऐसा हूं कि मैं किसी गाड़ी घोड़ा, बहुत बड़ा रैली, ऐसा कहीं कुछ नहीं। मैं पद यात्रा करते करते, आशीर्वाद लेते लेते मैं विधानसभा तक पैदल ही चला जाऊंगा। सर, राजमहल का आकलन अगर हम करते हैं, तो यहाँ पर जो है कुछ इलाका जो पड़ता है, जहाँ पर जो है एक विशेष कौम यानी कि मुस्लिम कौम के जो वोटर का इलाका पड़ता है, उस इलाके में जो है महागठबंधन को समर्थन मिलेगा। लेकिन जो हिंदू आबादी है, वहाँ पर तो बीजेपी को समर्थन मिलेगा। आप अपने आप को राजमहल विधानसभा क्षेत्र में कहाँ पा रहे हैं? आप ये राजमहल विधानसभा है। यहाँ कहीं कोई अल्पसंख्यक, कहीं कोई हिंदू नहीं। यहाँ सभी हम लोग सबसे पहले भारतवासी है। और मुरलीधर तिवारी को किसी भी आप क्षेत्र में, राजमहल विधानसभा क्षेत्र के किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, आपको मुरलीधर तिवारी का अपार जन समर्थन आपको दिखाई देगा। हमें अल्पसंख्यक भी आशीर्वाद दे रहे हैं और अपना मत दे रहे हैं, हिंदू समाज भी हमें वोट दे रहा है। और कहीं यह राजमहल विधानसभा में समाज बांटने का कार्य किसी के द्वारा नहीं होगा। यह क्षेत्र राजमहल विधानसभा इस बार मुरलीधर तिवारी के हाथों में रहेगा। और हमारे क्षेत्र के सभी लोग मेरे परम आदरणीय बड़े भाई लोग हैं, सभी भाई भाई हैं। हम लोग भारतवासी हैं, न कि कोई हिंदू और कोई मुसलमान और न सिख न ईसाई। सर, अगर हम लोग पिछले चुनाव यानी कि लोकसभा चुनाव के आकलन करते हैं, तो लोकसभा चुनाव के बाद जो है केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी है। और अगर विधानसभा चुनाव के बाद हो सकता है, तो फिर बीजेपी की सरकार बने झारखंड में, या फिर जो है हेमंत की सरकार बने झारखंड में। यदि यहाँ की जनता आपको मौका देता है, तो क्या लगता है आपको, आप जिन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में हैं, उन मुद्दों को सुनने वाला ऊपर कौन होगा? अगर मुझे इस क्षेत्र से परम आदरणीय देवतुल्य नागरिक हमें चुनकर भेजते हैं और विधानसभा में, राज्य में सरकार किसी की भी रहे, मुरलीधर तिवारी वह शख्स होगा कि कैसे उसके क्षेत्र में विकास हो, वह करके और छीनकर ला सकता है। मैं किस तरह लाऊंगा, यह मेरी जिम्मेवारी होगी। आम नागरिकों ने मुझे जो जिम्मेवारी दे मिलेगा, मैं उस जिम्मेवारी का निर्वहन, किसी की भी सरकार हो, मैं विधायक होने के साथ साथ एक जनप्रतिनिधि घोषित होऊंगा। और एक, मैं शुरू से सामाजिक कार्य करता रहा हूं और मेरा आंदोलन, मैं आंदोलन का साथी रहा हूं। मुझे आंदोलन से पता है कि कैसे, किस कार्य को, कहां से पत्राचार, कहां से क्या आंदोलन करना है। सरकार किसी की भी रही, मैं आंदोलन को छोड़ने वाला नहीं हूं। आंदोलन की जरूरत पड़े, विधानसभा सड़क से सदन तक आंदोलन की बात पड़े, मुरलीधर तिवारी करने को तैयार है। और आम जनताओं की, क्षेत्र की जनताओं की सभी मांगों को पूरा किया जाएगा। सर, आपका जो चुनावी मैनिफेस्टो है, उस मैनिफेस्टो में आपने जो है जाम की समस्या का जो चर्चा किया कि राजमहल विधानसभा क्षेत्र के कैसे जो रेलवे फाटक है, जहाँ पर अक्सर जाम लग जाता है, लोगों को समस्या होती है, ओवरब्रिज नहीं है। इन मुद्दों पर क्या स्टैंड होगा? देखिए, अभी जो साहेबगंज जिला हो या राजमहल जिला हो, जाम जो है ना, यहाँ पर जानलेवा बन चुकी है। यह जाम अब जाम नहीं रही है। और यह जाम जानलेवा बनने का एकमात्र कारण है कि ओवरब्रिज और अतिक्रमण। 10 साल विधायक रहे,
माननीय को 2 टर्म दिया गया समय, लेकिन आज तक उन जाम को उन्होंने नहीं देखा। और ओवर ब्रिज निर्माण की बात, रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण होगा और मेरे विधायक होने के बाद सबसे पहला काम साहेबगंज जिला, राजमहल जिला से जानलेवा जाम से आम देवतुल्य नागरिकों को मौका राहत मिलेगी और ओवर ब्रिज का निर्माण बहुत जल्द होगा। चलिए, इसके अलावा सर हम अंतिम सवाल जानना चाहेंगे आपके कि आपका जो चुनावी मैनिफेस्टो है, जो उसमें से ज्वलनशील मुद्दे हैं, जो जनता के हित के हैं, उन मुद्दों को मेरे दर्शकों तक साझा करने की। देखिए, हमारा 30 मुद्दाओं पर मेरा मैनिफेस्टो है, मेरा संकल्प पत्र उसको कहते हैं हम। और मैंने यह संकल्प पत्र देवतुल्य नागरिक राजमहल विधानसभा के सभी नागरिकों के छूकर संकल्प लिया है। उसमें सड़क, जाम, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, विधायक आवास और लोकतंत्र के चौथा स्तंभ मीडिया, सभी वर्गों को मैंने सभी वर्गों को ध्यान रखा है। गरीब, किसान, मजदूर, सभी लोगों के लिए मेरे पास मैनिफेस्टो है और मैं चुनाव जीतते ही सारे बिंदुओं पर कार्य करने का कार्य मैं उसी दिन से करूंगा। मेरा सबसे अहम है कि मेरे क्षेत्र में चुनाव जीतने के बाद एक भी आम नागरिक को हमारे कार्यालय या मेरे पास आने का जरूरत नहीं पड़ेगा। मेरा 5 साल विधायक आपके द्वार कार्यक्रम अनवरत चलेगा। विधायक आपके दरवाजे रहेंगे, ऑन द स्पॉट आपकी समस्याओं का हल होगा। सर, आपका मैनिफेस्टो में और एक मुद्दा है, अगर हम झारखंड की बात करते हैं, तो यहाँ पर ना ही जो है इंडिया और ना ही एनडीए के प्रत्याशी जो भी हैं, पत्रकार सुरक्षा कानून का जो है मैनिफेस्टो में अपना नहीं रखा है, लेकिन आप पत्रकार सुरक्षा कानून का मुद्दा जो है अपने मैनिफेस्टो में रखे हैं। क्या लगता है आपको कि झारखंड में जो पत्रकार है वो कितना सुरक्षित है, या आपको फिर कैसे अनुभव हुआ कि आप क्या अनुभव किए कि अपना पत्रकार सुरक्षा कानून जो है अपना मैनिफेस्टो में रखे? देखिए, सबसे पहले तो मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और हमारा समाज का चौथा स्तंभ एक नींव होता है। इन चारों नींव पर हमारा समाज का स्थापना हुआ है और किसी भी नेता को या किसी भी विधायक को, सांसद को बनाने वाला मीडिया होता है। मीडिया हमारे पीछे पीछे जान पर हथेली पर लेके घूमते रहता है। दिन भर बेचारा जो है किसी भी पर्व त्योहार को नहीं देखते हुए भी अपना न्यूज कवरेज का काम नहीं छोड़ता है। जिसके अगर बाय द वे उसके साथ दुर्घटना हो जाती है तो उसके लिए सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा न कोई पेंशन योजना है, न कोई बीमा योजना है, न उसे कोई दैनिक वेतन है, न न्यूनतम मजदूरी है, न उसे खाने का ठिकाना, न रहने का ठिकाना, न उसे कार्य करने का सहूलियत है। तो मेरे विधायक बनने के बाद हमें विधायक बनाने वाले न्यूज रिपोर्टर, मीडिया साथियों को सबसे पहले मैं पेंशन देने का कार्य अपने विधानसभा क्षेत्र के सभी मीडिया चैनल को, सभी मीडिया साथियों को दूंगा। कौन निबंधित है, नहीं है, मीडिया है, घूम रहा है, उसको मैं प्राथमिकता दूंगा और उसको बीमा दूंगा। साथ में मैं उसे जो है कार्यालय, प्रेस क्लब का निर्माण राजमहल और साहेबगंज जिला में होगा, जो आलीशान होगा और सभी के नाम से एक प्रेस क्लब में कमरा का आवंटन होगा, जो अपने सुविधा अनुसार वह स्वेच्छा से उपयोग करेगा और कार्य को करेगा। राजमहल विधानसभा में आप अपना टक्कर को किसको, मतलब टक्कर का बराबरी का किसको मानते हैं और जीत को लेकर कितना आश्वस्त हैं? देखिए, मैं जीत आश्वस्त नहीं हूं, मैं जीता हुआ उम्मीदवार हूं। अभी आपके बीच में परिणाम की तिथि की घोषणा बाकी है। 23 तारीख को आपको स्वतः पता चल जाएगा कि मैं जीता हुआ और जीत कर मैं। और प्रश्न आपका क्या था? कि सर, अपने जो राजमहल विधानसभा में आप भी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर हैं, यहाँ पर देश के 2 बड़े पार्टी हैं, अपने टक्कर का आप किसको मार रहे हैं? मेरा टक्कर किसी से नहीं है, मेरा टक्कर किसी से नहीं है। राजमहल के समस्त देवतुल्य नागरिक जनता हमें बहुत आशीर्वाद दे रही है, बहुत प्यार दे रही है। मेरे आंदोलन को उन्होंने प्रश्रय रखा है। सभी लोग कहते हैं कि आप सभी बुंदों पर, बिजली हो, पानी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रात में 12 बजे किसी को जरूरत पड़ता हमको कॉल करता है और मैं जाता हूं। उसको ध्यान में रखते हुए सभी नागरिक हमें जो है बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं और मैं उन्हीं के बदौलत चुनाव जीत चुका हूं और क्षेत्र में मैं विधायक के रूप में आ रहा हूं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप हमारे साथ जुड़े और हमारे दर्शकों के बीच साझा किए, क्योंकि लगातार हम लोग जो है जनता की आवाज़ का जो मतलब जो एक जो है अभियान चला रहे हैं, साथ ही साथ जो जो प्रत्याशी हैं
उनका भी जो है हम लोग जो है इंटरव्यू भी कर रहे हैं और जानने का भी प्रयास कर रहे हैं कि आखिर चुनावी दंगल में जनता का क्या समस्या है और प्रत्याशी का जो है क्या मैनिफेस्टो है, ये भी हम जानने का प्रयास किए। चलिए राजमहल से हमारे साथ जो है निर्दलीय प्रत्याशी जो है थे, उनसे हम लोग बातचीत किए और जाने कि आखिर जो है इस बार का चुनावी मुद्दा में उनका क्या मैनिफेस्टो होगा। लेकिन उन्होंने जिस प्रकार कहा कि राजमहल में जो बदलाव होना चाहिए, क्योंकि यहाँ के जनताओं ने बीजेपी को करीब 10 साल ये सीट दिया है और जो है डबल इंजन के सरकार में भी यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो विधायक रहे हैं, लेकिन ना वो स्वास्थ्य को बदल पाए हैं और ना ही वो शिक्षा के सिस्टम को बदल पाए हैं या फिर अन्य जो मुद्दा है वो एक भी मुद्दे पर जो है खड़े नहीं उतरे हैं। लेकिन अब ये देखने वाली बात होती है, चुनावी दंगल की बात है कि आखिर राजमहल की जनता किसको अपना आशीर्वाद देती है और किसको जो है यहाँ से विधायक बना करके वो विधानसभा के पटल तक भेजने का काम करती है। गोविंद ठाकुर, जी टीवी भारत न्यूज, साहिबगंज।